नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अथॉरिटीज़ अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इस पॉइंट पर दो तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो सीधे तौर पर अथॉरिटीज़ अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, या दूसरी तरफ से मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस का कंबाइन करके हमने लिखा है, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ है, अथॉरिटीज़ अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वो किस बेसिस पर आधारित है या उनका जो काम करने का तरीका है वो किस पर आधारित है। तो मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो है, जैसे कि कंसिलिएशन, मतलब कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, ये जो मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है उस बेसिस पर आधारित क्या है, ये अथॉरिटीज़ है, या फिर ये जो अथॉरिटीज़ है उस प्रिंसिपल्स पर काम करती है। इसलिए दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक सीधे तौर पर अथॉरिटीज़ का और दूसरा मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा मोड्स ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट होगा, मतलब कौन सा मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होगा, और उस पर आधारित कौन से अथॉरिटीज़ है, या उस प्रिंसिपल पर कौन से अथॉरिटीज़ जो अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दिए गए हैं जो कि काम करते हैं। मतलब सबसे पहले होगा मोड्स ऑफ डिस्प्यूट, मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, और फिर हम लिखेंगे अथॉरिटीज़ जो कि उस मोड ऑफ सेटलमेंट पर डिपेंड है या उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि कंसिलिएशन एक मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है, और उसके बेसिस पर कौन काम करता है, कौन कौन काम कर रहा है, वर्क्स कमेटी है, कंसिलिएशन ऑफिसर है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन है, किस पर काम कर रहा है, कंसिलिएशन, इस मोड ऑफ सेटलमेंट पर, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपको समझ में आए, एक तो अथॉरिटीज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और वो अथॉरिटीज़ किस बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इस बेसिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा समझने में मुश्किल जा सकता है, मतलब जो पॉइंट है, जो आंसर है वो सिंपल है, लेकिन ये जो दो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ कि किस तरीके से बन रहे हैं, ये समझ लो आप एक बार। हमें बेयर एक्ट में सिर्फ दिया है अथॉरिटीज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और ये जो मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसिलिएशन। कंसिलिएशन इज अ मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन विच अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी नोन एज अ कंसिलिएटर। एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है कंसिलिएशन में, जिसको हम कंसिलिएटर बोलते हैं, असिस्ट द पार्टीज, हेल्प करता है पार्टीज को इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट टू रिच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन। तो जो ये क्या कर रहा है, कंसिलेटर पार्टीज को असिस्ट कर रहा है जो कि डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व है, ताकि उनको म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशन मिल सके, या म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एक जैसे कि कुछ तो हल निकल सके उस डिस्प्यूट से, उसके लिए वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है। अनलाइक आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन, द कंसिलेटर डज नॉट इम्पोज अ डिसीजन ऑन द पार्टीज बट रैदर फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, निगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज बिटवीन देम। तो यहाँ पर आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन की तरह कंसिलेटर क्या नहीं करता है, खुद का डिसीजन इम्पोज नहीं करता है। ठीक है, इम्पोज नहीं कर रहा है डिसीजन, तो उसका काम क्या है कि कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना, निगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ दोनों पार्टीज में लाना, वो क्या है, इसका काम है। वो खुद का जो डिसीजन है वो क्या नहीं कर रहा, इम्पोज नहीं कर रहा। यहाँ पर पार्टीज क्या है, फ्री है, निगोशिएशन होगा इन पार्टीज में। फिर है द अथॉरिटीज हु यूज कंसिलिएशन एज द सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आर। तो यहाँ पर जो अथॉरिटीज होगी, अथॉरिटीज है जो कि कंसिलिएशन प्रोसेस को यूज़ करती है, तो वो है अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट है। फर्स्ट है वर्क्स कमेटी, जो कि एक वर्कर्स की कमेटी होती है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स दोनों का समसमान क्या होता है, मतलब पार्टिसिपेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। सेक्शन 3 वर्क्स कमेटी। तो फॉर्मेशन में हमको देखने को मिल रहा है, इफ़ एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयज़ 100 और मोर वर्कर्स ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग ईयर, अगर प्रीसीडिंग ईयर में 100 एम्प्लॉयमेंट्स या उससे ज़्यादा वर्कर्स, मतलब 100 एम्प्लॉयज़ और उससे भी ज़्यादा क्या हो रहे हैं, सॉरी एक मिनट, इफ एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिश एम्प्लॉयज़ 100 और मोर वर्कर्स, 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स अगर कोई कंपनी या इंडस्ट्री एम्प्लॉय कर रही है ऑन एनी डे, किसी भी दिन इन द प्रीसीडिंग ईयर, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उनको इंस्ट्रक्ट करेगा द एम्प्लॉयर सेटअप अ वर्क्स कमेटी, कि आप क्या करो, एक वर्क्स कमेटी सेटअप करो।
दिस कमिटी कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स। तो वर्कर्स भी हो गए और एम्प्लॉयर्स भी हो गए उस कमिटी में, ensuring that number of workers representatives is not fewer than those of the employer। मतलब कि दोनों को एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन, मतलब दोनों का, एम्प्लॉयर्स का और एम्प्लॉयज़ का, दोनों का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो कंपोजिशन क्या है वर्क्स कमेटी का? वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द एम्प्लॉयज़ इन द इस्टेब्लिशमेंट। तो वर्कर्स के ही बीच से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे इन कंसल्टेशन विद द ट्रेड यूनियन इफ एनी। अगर कोई ट्रेड यूनियन है तो उनके साथ कंसल्टेशन करके भी वो क्या होंगे, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे उसको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर है पर्पज़ क्या है वर्क्स कमेटी का? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फोस्टर हार्मोनी एंड गुड रिलेशनशिप। फोस्टर मतलब टू एंकरेज, और मतलब टू हेल्प टू एंकरेज, इस तरीके से फॉस्टर हार्मोनी एंड गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स। तो एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन हो, इसलिए वो क्या करता है, वर्क्स कमेटी काम करता है। इट अचीव्स दिस बाय डिस्कसिंग मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट के जो मैटर्स है उस पर डिस्कशन करेगी। अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग दीज मैटर्स। और जो डिस्प्यूट्स हो गए उसको रिजॉल्व करने के लिए, जो डिस्प्यूट्स या जो डिफरेंट ओपिनियंस है उसके लिए कुछ डिस्कशंस करेगी और डिफरेंसेस को सुधारने की कोशिश करेगी, रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट है कंसिलिएशन ऑफिसर, जो सेक्शन 4 में हमको देखने को मिलता है। उसका जो अपॉइंटमेंट है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, हैज़ द पावर टू अपॉइंट इंडिविजुअल एज कंसिलिएशन ऑफिसर and these individuals are entrusted with the responsibility of mediating and promoting the settlement of industrial disputes। तो जो appropriate गवर्नमेंट होगी वो कंसिलेशन ऑफिसर को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्या करे, मीडिएट करे एंड प्रमोट द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। स्कोप क्या है इस अपॉइंटमेंट का? कंसिडरेशन ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के लिए भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी विद अ डिफाइंड एरिया किया जा सकता है, या वन और मोर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। द अपॉइंटमेंट कैन बी इधर परमानेंट और लिमिटेड पीरियड। और ये जो अपॉइंटमेंट होगी वो परमानेंट भी हो सकती है और फॉर लिमिटेड पीरियड भी हो सकती है। फिर है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, नेक्स्ट अथॉरिटी सेक्शन 5 में। अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड देखेंगे तो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थ्रू एन ऑफिशियल नोटिस इन द ऑफिशियल गैजेट, जो कि ऑफिशियल गैजेट होता है, जो ऑफिशियल नोटिस होती है गवर्नमेंट के, वो मतलब ऑफिशियल नोटिस इन द ऑफिशियल गवर्नमेंट, एक ऑफिशियल जो गैजेट होता है उसमें नोटिस आएगी, ऑफिशियल नोटिस आएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और उस द्वारा क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन है उसकी निर्मित होगी, उसकी अपॉइंटमेंट होगी। कैन कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ऑफिशियल नोटिस इन द ऑफिशियल गैजेट, गवर्नमेंट का क्या होता है, एक ऑफिशियल गैजेट होता है, उसमें वो नोटिस क्या करते हैं, डालते हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। द बोर्ड विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, जो हमारा कौन सा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। द बोर्ड विल कंसिस्ट चेयरमैन एंड 2 और मोर अदर मेंबर्स। तो यहाँ पर एक चेयरमैन होगा और 2 और 4 क्या हो गए, 2 और 4 मोर अदर मेंबर्स हो गए, एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा। द चेयरमैन विल बी इम्पार्शियल इंडिविजुअल, एक न्यूट्रल आदमी होगा, न्यूट्रल, एंड द अदर मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड इन इक्वल नंबर्स टू रिप्रेजेंट द डिस्प्यूटिंग पार्टीज। और यहाँ पर जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज है उसके इक्वल मेंबर्स यहाँ पर दोनों पार्टी के होंगे चेयरमैन के साथ। If a party fails to propose members within a prescribed time, the government can make the appointments। अगर कोई पार्टी वो जो मेंबर्स है उनको प्रपोज नहीं कर पाती, उनको मतलब सिलेक्ट नहीं कर पाती, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी अपॉइंटमेंट कर सकती है। फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड क्या है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन का काम क्या है? अ बोर्ड इवन विदाउट अ चेयरमैन और एनी मेंबर, अगर चेयरमैन ना हो और या फिर कोई मेंबर भी ना हो, और इन एनी केस ऑफ वैकेंसी, और अगर कोई वैकेंसी का केस हो, मतलब चेयरमैन एब्सेंट है या फिर नहीं है, या कोई मेंबर एब्सेंट है या नहीं है, या फिर कोई वैकेंसी है किसी पोजीशन की, कैन फंक्शन इफ इट हैज़ द प्रिस्क्राइब्ड मेजोरिटी। फिर भी वो काम कर सकता है अगर उसके पास एक प्रिस्क्राइब्ड मेजोरिटी हो, जो कि गवर्नमेंट तय करेगा। However, if the government informs the board that the services of the chairman or any member are no longer available, the board must not act until a replacement is appointment। अगर गवर्नमेंट इन्फॉर्म करती है बोर्ड को दैट द सर्विसेज ऑफ द चेयरमैन और एनी मेंबर
आर नो लॉन्गर अवेलेबल, अगर कोई सर्विसेज है चेयरमैन की हो या किसी मेंबर की हो, अगर वो अवेलेबल नहीं होगी तो जो बोर्ड है उसको कोई काम नहीं करना है अंटिल अ रिप्लेसमेंट इज अपॉइंटेड। ठीक है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो नेक्स्ट अथॉरिटी सेक्शन 6 में। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का फॉर्मेशन कैसे होता है? द गवर्नमेंट थ्रू ऑफिशियल नोटिस इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, समझ गए? एक नोटिस भेजेगा इन द ऑफिशियल गैजेट, कैन क्रिएट अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू एग्जामाइन एनी इश्यूज कनेक्टेड टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के क्या करेगा, मतलब इस्टेब्लिशमेंट करेगा, फॉर्मेशन करेगा टू एग्जामाइन एनी इश्यूज कनेक्टेड टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इश्यूज को एग्जामाइन करने के लिए। कंपोजिशन ऑफ द कोर्ट कैसा होगा? द कोर्ट कैन कंसिस्ट वन इंडिपेंडेंट पर्सन और मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स एज डीम्ड बाय द सुटेबल गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट चाहता है कि सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट पर्सन हो तो एक ही हो सकता है, अगर चाहता है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हो तो भी मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। इफ देयर आर 2 और मोर मेंबर्स, वन ऑफ देम विल डिजिग्नेटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स है तो वहाँ पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट अगर देखी जाए तो कोर्ट विद द प्रिस्क्राइब्ड मेजोरिटी कैन ऑपरेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और एनी मेंबर। तो यहाँ पर अगर कोई एब्सेंट है तो भी चलेगा, लेकिन कोर्ट का कामकाज शुरू रहेगा। द प्रोविजंस अलाउ द कोर्ट्स टू कंटिन्यू इट्स प्रोसीडिंग इफेक्टिवली। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रोसीडिंग शुरू रहेगी। फिर नेक्स्ट जो मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है वो है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन रिफर्स टू लीगल प्रोसेस। एडजुडिकेशन मतलब क्या है? लीगल प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बाय मेकिंग फॉर्मल डिसीजन और जजमेंट। फॉर्मल डिसीजन और जजमेंट यहाँ पर होगी। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स, मतलब कि कोर्ट, जो नॉर्मल कोर्ट्स की तरह भी बोल सकते हैं, यहाँ पर होगा जज होगा, यहाँ पर मीडिएटर नहीं होगा, यहाँ पर कंसिलेटर नहीं होगा, यहाँ पर एक ऑफिशियल जजमेंट देने वाला, ऑफिशियल फॉर्मल डिसीजन देने वाला एक जज मतलब एक जज होगा। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी सच एज जज और एडजुडिकेटर। एडजुडिकेशन कौन कर रहा है? एडजुडिकेटर। जैसे कि मीडिएशन में मीडिएटर, कंसिलिएशन में कंसिलेटर, वैसे ही एडजुडिकेशन में एडजुडिकेटर। और जज हु लिसन्स टू आर्गुमेंट्स एंड एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय द पार्टीज, जो कि आर्गुमेंट्स को लिसन करेगा दोनों पार्टीज के, एविडेंसेस को देखेगा एंड फिर क्या करेगा आपका, रेंडर अ डिसीजन बेस्ड ऑन एप्लीकेबल लॉज। और फिर जो एप्लीकेबल लॉज है उस बेसिस पर अपना डिसीजन देगा, और ये जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा, वो एक फॉर्मल डिसीजन होगा। तो उसके लिए मतलब कि वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा, दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेक्शन 7 में जो अथॉरिटी दी है लेबर कोर्ट, वो इस मोड के अंदर आती है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के अंदर आती है। तो यहाँ पर क्रिएशन कैसा होगा लेबर कोर्ट का? द गवर्नमेंट थ्रू एन ऑफिशियल नोटिस कैन डेजिग्नेट 1 और मोर लेबर कोर्ट्स फॉर सेटिंग डिस्प्यूट्स। तो गवर्नमेंट इन ऑफिशियल नोटिस क्या कर सकता है? एक या एक से ज़्यादा लेबर कोर्ट्स क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है। दिस डिस्प्यूट्स कैन पर्टेन टू वेरियस मैटर्स आउटलाइंड इन द स्पेसिफाइड शेड्यूल्स। तो जो भी मैटर्स उनके पास स्पेसिफिकली दिए गए हैं शेड्यूल्स में, उसी के ऊपर वो क्या करेंगे, अपने डिसीजंस मतलब जजमेंट देंगे। कंपोजिशन क्या होगा कोर्ट का? लेबर कोर्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, एक ही सिंगल इंडिविजुअल होगा। क्वालिफिकेशन क्या होगा उस इंडिविजुअल का? एन इंडिविजुअल मस्ट इधर बी अ फॉर्मर हाई कोर्ट जज होना चाहिए, और सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल का, या फिर जॉइंट चीफ ऑफ द स्टेट लेबर डिपार्टमेंट विद अ लॉ डिग्री। इस तरीके से तीनों में से कोई भी आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए एज अ लेबर कोर्ट का जज बनने के लिए। फिर ट्रिब्यूनल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। द गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसा होगा? द गवर्नमेंट कैन क्रिएट 1 और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स थ्रू ऑफिशियल नोटिस। ठीक है, और उनका काम क्या है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, मीडिएट करना। फिर एक कंपोजिशन है, ईच ट्रिब्यूनल विल कंसिस्ट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिंगल इंडिविजुअल होगा जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। एंड क्वालिफिकेशन क्या होगी उस इंडिविजुअल की? तो दे शुड हैव सर्व्ड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर दे शुड हैव हेल्ड द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल का, या फिर जॉइंट मैजिस्ट्रेट ऑफ स्टेट लेबर ऑफिस पोजेसिंग अ लॉ डिग्री। इस तरीके से इनमें से कोई भी उनका क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए।
नेक्स्ट है नेशनल ट्रिब्यूनल्स, जो कि सेक्शन 7B ऑफ द एक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये नेक्स्ट अथॉरिटी है। तो इसका जो फॉर्मेशन होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन क्रिएट वन और मोर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स थ्रू एन ऑफिशियल नोटिस इन द ऑफिशियल गैजेट। तो यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा भी नेशनल ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं। स्कोप क्या है इसका? दिस ट्रिब्यूनल्स एड्रेस डिस्प्यूट्स डीम्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और लाइकली टू इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स इन मोर देन वन स्टेट। तो कंपोजिशन क्या है? यहाँ पर भी आपको सिंगल इंडिविजुअल देखने को मिलेगा, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशन वैसे सेम, serves as the presiding officers of national tribunal. An individual must serve or currently serve as a judge of the high court. सिर्फ जज ऑफ द हाई कोर्ट क्या होगी? उनकी क्वालिफिकेशन होगी। असेसर्स जो कि हेल्प करेंगे नेशनल ट्रिब्यूनल को। द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ डीम्स नेसेसरी, अगर कोई ज़रूरत हो, मे अपॉइंट 2 इंडिविजुअल्स एज असेसर टू असिस्ट द नेशनल ट्रिब्यूनल इन इट्स प्रोसीडिंग्स। तो 2 इंडिविजुअल्स को क्या कर सकते हैं? वो अपॉइंट कर सकते हैं, असेसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं टू असिस्ट द नेशनल ट्रिब्यूनल इन इट्स प्रोसीडिंग्स। तो डिस्क्वालिफिकेशन की क्या प्रोसेस है? डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स सेक्शन 7C में दिया गया है। और सेक्शन C में क्या कहा है? इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट मतलब कि जो इंडिविजुअल होगा वो न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के आधार पर या किसी के फोर्स से या किसी के इन्फ्लुएंस से कोई डिसीजन ना देता हो। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। और एज लिमिट उसकी क्या है? Individuals who have not reached the age of 65 years are disqualified from holding or continuing in the position of the presiding officer। मतलब कि 65 से ज़्यादा एज होनी चाहिए। ठीक है, नॉट रीच द एज ऑफ 65 आर डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, समझ गए? तो 65 से ज़्यादा उसकी क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए। और लास्ट मोड ऑफ सेटलमेंट है arbitration. Arbitration is a method of dispute resolution where parties involved in a conflict agree to submit their disputes to one or more neutral third parties known as arbitrators for a binding decision. तो यहाँ पर क्या होते हैं? दो वन और मोर न्यूट्रल थर्ड पार्टीज होगी जिनको हम आर्बिट्रेटर्स कहेंगे, और क्या करेंगे? उनका जो डिसीजन होगा बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज पर, और वो क्या करेंगे? मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मेथड है वेयर इन्वॉल्व इन अ कन्फ्लिक्ट एग्री टू सबमिट देयर डिस्प्यूट टू, और जो पार्टीज है वो खुद से क्या करेगी? इन आर्बिट्रेटर्स के पास जाएगी। तो यहाँ पर वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक बनाया जाएगा, मतलब एग्रीमेंट होगा कि हम आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं, दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट बनाएगी। फिर होगा साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, वो उस एग्रीमेंट पर साइन होगा। अगर इफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स एन इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो गए तो एक अंपायर उस अपॉइंट किया जाएगा, और जो अंपायर है स्टेप्स इन इफ आर्बिट्रेटर्स आर इक्वली डिवाइडेड इन देयर डिसीजन एंड देयर अवार्ड बिकम्स द फाइनल डिसीजन। तो अगर इवन नंबर ऑफ इवन मतलब सम, जैसे कि 2, 4, 6, तो अगर ऐसे कोई आर्बिट्रेटर्स की संख्या हो, अगर वो इक्वली डिवाइड हो जाए दोनों पार्टीज में, तो डिसीजन नहीं बन सकता ना। तो उसके लिए एक अंपायर अपॉइंट किया जाएगा जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और नोटिफिकेशन टू द गवर्नमेंट, अ कॉपी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो भी आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट होगा उसकी जो कॉपी है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी एंड द कंसिलिएशन ऑफिसर को भी भेज दी जाएगी। फिर आर्बिट्रेशन प्रोसेस, द आर्बिट्रेटर्स इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट एंड सबमिट द आर्बिट्रेशन अवार्ड टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिर आर्बिट्रेटर्स इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनका क्या जो होगा रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे। फिर प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स, इफ डिस्प्यूट इज रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन एंड नोटिफिकेशन इज इश्यूड। अगर कोई डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के पास गया है और वैसी नोटिफिकेशन इशू हुई है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मैं प्रोहिबिट एनी एग्जिस्टिंग स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स रिलेटेड टू द डिस्प्यूट्स। तो क्या करेगी? जो एग्जिस्टिंग स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स है उसको प्रोहिबिट करेगी अगर जो मामला है वो आर्बिट्रेशन के पास गया हो, आर्बिट्रेटर्स के पास गया हो। और एक्सक्लूजन ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है अंडर आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए हैं और इस एक्ट के अंदर अगर कोई आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए गया है तो जो मेन एक्ट है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 वो अप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरीके से बहुत ही बड़ा पॉइंट आज हमने देखा है जो कि है हमारा अथॉरिटीज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट विथ कंबाइन मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, तो इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आफ्टर 24 आवर्स। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है दिए गए हैं
और जो लेबर लॉज के जो बेयर एक्ट से इंपॉर्टेंट, उसके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, जहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा उस लिंक से अगर वो आप बाय करते हो बेयर एक्ट से। और बहुत सारे लिंक्स भी है, तो जाकर एक बार चेक करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।